एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम लोग सीजीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी मेहनत से क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचने से पहले बच्चा किस मानसिक बाधा का सामना करता है, जहां वो केवल एक समय में वस्तु के एक पहलू पर ध्यान दे पाता है। तो जब ये बोला जा रहा है कि एक समय में एक पहलू पर ध्यान दे पाता है, चार ऑप्शन है: केंद्रीकरण, संरक्षण, अहम केंद्रिता या प्रतिवर्ती चिंतन। तो यहाँ आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि एक समय में वस्तु के एक पहलू पर, मतलब एक चीज पर फोकस कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का वह स्तर जहां व्यक्ति सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है, क्या कहलाता है? तो व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक अनुबंध, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो समाज के अनुसार सोचता है और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर निर्णय लेता है। चार ऑप्शन है: अमूर्त, संक्रियात्मक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो रहता है समाज के बारे में सोचता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में MKO, कई बार MKO का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, याद रखेंगे। इसका क्या अर्थ है? तो मोर नॉलेजेबल अदर नाम से देखते हैं हमको कोई ऐसा पर्सन जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखता होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं: बुद्धिमान छात्र, केवल शिक्षक, केवल माता पिता, कोई भी व्यक्ति या उपकरण जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान है। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब हमको समझ आ रहा है सीखने वाले से ज्यादा ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब भी हमको पॉजिटिव कुछ पूछता है तो ये जो केवल केवल वाले हैं ना, वो आप कट कर दिया करो। ठीक है, ये हमारा सीडीपी का प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ से अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा, इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के चार चरणों का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन में आप देख लो, सबसे पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अगर पूछ लेगा तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। कितने चरण है? चार चरण है। अब हमको उसका सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? अभिप्रेरणा, अवधान, धारणा या पुनरुत्पादन। तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है, अवधान का मतलब होता है ध्यान देना, धारणा धारणा बनाते हो जिस चीज को, और पुनरुत्पादन मतलब दोबारा उत्पादन करना। ठीक है, तो जब अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत आता है उसमें सबसे पहला आता है अवधान। अवधान का मतलब ध्यान देना। फिर ध्यान देने के बाद आप धारणा बनाते हो, फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट में आता है मोटिवेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है? तो यहाँ से आप देखो, क्वेश्चन से ही आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण एक हमको मिलेगा और दूसरा इसका उपयोग क्यों किया जाता है तो ये भी पता चलेगा। चार ऑप्शन है: MMPI, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण या 16PF। तो प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम। थार्नडाइक के दो नियम थे, प्रमुख नियम और गौण नियम। तो गौण नियम में कौन सा नियम बताता है कि हम पुरानी परिस्थितियों के अनुभव का उपयोग नई परिस्थितियों में करते हैं? तो ऑप्शन क्या दिए हैं? आंशिक क्रिया का, बहुप्रतिक्रिया का, आत्मीकरण का या मनोवृत्ति का। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप क्वेश्चन में देखो, पुरानी परिस्थिति का जो अनुभव है उसका उपयोग हम नई में करते हैं। तो पुरानी को हम लोग लेंगे और नए में ऐड करेंगे तो उसको बोला जाता है आत्मीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धि का क्या अर्थ है? तो अंतरा, इंट्रापर्सनल जब बोलता है तो इंट्रा मतलब होता है कि खुद का, और इंटरपर्सनल बोलता है तो दूसरे का। ठीक है, तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है: शारीरिक अंगों पर नियंत्रण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, स्वयं की भावनाएं और दूसरों की भावनाएं। तो अंतरा बोला जा रहा है तो अंतरा मतलब स्वयं का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 इसके अनुसार कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1, 40:1, 25:1 या 35:1? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35:1। उच्च प्राथमिक के लिए इसको 35:1 माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा जो डी को बी और वॉज को सॉ लिखता है तो वो किस अधिगम से ग्रसित है? तो जब भी डी को बी और वॉज को सॉ लिखता है तो इस टाइप का अधिगम क्या कहलाता है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया? तो ये कहलाता है आपका डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया जो रहता है वो गणित के लिए होता है, गणना में। डिस्ग्राफिया लिखने में अक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी की आवाज जिस पर कुत्ता लार टपकाता है क्या कहलाता है? तो ये याद रखना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इसमें घंटी की आवाज पर कुत्ता लार टपकाता है। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनअनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या प्राकृतिक उद्दीपक? तो घंटी की आवाज उसके कान में पड़ रही है तब कुत्ता लार टपका रहा है, तो घंटी की आवाज क्या हो जाएगी? उसके लिए उद्दीपन हो जाएगी। और क्योंकि ये उसकी आवाज से काम कर रहा है इसलिए वो उससे बंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एनईपी 2020 में परख का क्या उद्देश्य है? तो परख का उद्देश्य क्या है? स्कूल को फंड देना, छात्र के आकलन के लिए मानक निर्धारित करना, मिड डे मील की निगरानी या शिक्षकों का परीक्षण? तो परख जो है वो बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा जिस क्लास में है वो उसके लिए केपेबल है या नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों के आकलन के लिए मानक निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्किनर स्किनर के अनुसार जब कोई व्यवहार अप्रिय उद्दीपक जैसे शोर या डांट को हटाकर मजबूत किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जब शोर या डांट को हटाकर हम मजबूत करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? दंड, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन या विलोपन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लूम ब्लूम की संशोधित टेक्सोनोमी 2001 के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? अनुप्रयोग, सृजन करना, विश्लेषण या मूल्यांकन? तो हमको बोला जा रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब छात्र से रिलेटेड है, तो छात्र का उच्चतम स्तर कौन सा हो जाएगा? कि क्रिएट करना, सृजन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे कम प्रभावी मतलब आपको नेगेटिव देखना है या तो फिर सबसे कम जो है, तो यहाँ पे बुद्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, शिक्षकों का अवलोकन है या माता पिता की आर्थिक स्थिति? तो माता पिता की आर्थिक स्थिति से हमको क्या मतलब है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माता पिता की आर्थिक स्थिति सबसे कम प्रभावी है। इससे आप नहीं पहचान सकते कि अमीर घर का बच्चा होशियार रहेगा और गरीब घर का बच्चा गधा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15, ब्रूनर के अनुसार डिस्कवरी लर्निंग खोजपूर्ण अधिगम किस पर आधारित है? तो खोजपूर्ण अधिगम रटने पर आधारित हो सकती है क्या? कभी नहीं, तो ये ऑप्शन कट कर दो। सक्रिय भागीदारी और अन्वेषण पर, केवल टीवी देखने पर, शिक्षक द्वारा व्याख्यान करने पर? तो हमको खोजने का अधिगम बोला है, खोज के आपको लर्न करना है, तो उसमें टीवी देखना तो कोई मतलब नहीं है, शिक्षक द्वारा व्याख्यान भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है? विविधता को संबोधित करने के लिए आपको पॉजिटिव आंसर देखना है। ठीक है, तो कमजोर छात्रों को नजरअंदाज करके महा नेगेटिव, इसको तो लेना ही नहीं है। समान निर्देश देकर सबको समान निर्देश देंगे तो विविधता कैसे पता चलेगा? छात्रों के अनुभवों को पाठ्यक्रम में शामिल करके हो सकता है, या केवल अंग्रेजी पढ़ाकर? तो केवल अंग्रेजी पढ़ाकर क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के अनुभव को पाठ्यक्रम में शामिल करके। आपको सीडीपी में क्या करना है? आंसर ढूंढना है, तो उसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जो गलत आपको लगते हैं उसको काटते जाओ, तो उसमें से आपको कुछ सही मिलेंगे और कुछ सही में से जो सबसे सही रहेगा वो आपने ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर, मानव विकास के संबंध में प्रकृति बनाम पोषण विवाद क्या है? माता और पिता का प्रभाव,
आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, स्कूल और समाज का प्रभाव, या फिर शारीरिक और मानसिक विकास। तो यहाँ पे देखो, प्रकृति मतलब नेचर, पोषण मतलब कि नर्चर जो आपको मिलेगा घर परिवार से, तो क्या उससे रिलेटेड कुछ है, क्या है, नेचर से हमको आनुवांशिकता जुड़ जाएगा, और पर्यावरण नेचर हो जाएगा और नर्चर हो जाएगा आनुवांशिकता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें आप देख लो कि माता और पिता में सिर्फ नर्चर आएगा, आनुवांशिकता आएगी, यहाँ पे प्रकृति का कुछ नहीं आया। स्कूल और समाज सिर्फ प्रकृति है, और शारीरिक और मानसिक विकास जो है ये फिर से आनुवांशिकता वाला उसमें आ जाएगा। ठीक है, नेचर में ना आके नर्चर में आएगा, तो आपको नेचर और नर्चर दोनों देखना है, तो वो आपको किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञानी ज्ञानी की आदिगम सोपानी की हायरार्की ऑफ लर्निंग में सबसे सरल स्तर कौन सा है। तो इसमें से आप देख लो कि अधिगम सोपानी की अगर पूछ दिया किसका है, तो ज्ञानी का है। ठीक है, अब देखो चार ऑप्शन है, समस्या समाधान, संकेत अधिगम, शाब्दिक सहचरी या नियम सहचरी। तो सबसे ज्यादा सरल स्तर कौन सा है, तो समस्या समाधान है, ये सरल होगा, या संकेत अधिगम होगा, या शाब्दिक सहचरी होगा, या नियम अधिगम। तो सबसे सरल तो लर्न करना होगा कि हम संकेत कैसे सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मास्लो के अनुसार आत्मसम्मान की आवश्यकता किस श्रेणी में आती है, आत्मसम्मान। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट किस में आएगा, शारीरिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, या सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आत्मसम्मान की आवश्यकता हमारे अंदर आ रही है, तो हमारे मन से आएगी, तो वो मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार खोज बनाम अलगाव का संकट किस आयु वर्ष में होता है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तरुण वयस्कावस्था, या बचपन। तो खोज बनाम अलगाव जो है वो हमारा होता है तरुण वयस्कता में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण की क्षमता किस अवस्था में आती है, चार ऑप्शन दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक, या पूर्व संक्रियात्मक। तो कौन सी अवस्था में आती है, पियाजे ने चार अवस्था दी थी, ये चार अवस्था यहाँ पे लिखी गई है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, ये भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। तो इनका जो विकेंद्रीकरण की क्षमता है वो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोरावस्था में काल्पनिक श्रोता की अवधारणा का क्या अर्थ है, काल्पनिक श्रोता मतलब किशोरावस्था में बच्चे समझते हैं कि चारों तरफ जो लोग हैं वो हमको देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो कुछ भी हो रहा है तो सबका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हम ही है। तो ये कौन सा इसकी अवधारणा है, रेडियो सुनना में तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन नहीं सकते। किशोरों का टीवी देखना, भविष्य के बारे में सोचना, या ये मानना कि हर कोई उनको देख रहा है और उस पर ध्यान दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीखने की अंतर्दृष्टि वृद्धि में समस्या का समाधान कैसे प्राप्त होता है, अंतर्दृष्टि वृद्धि में जो होती है इसमें क्या होता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हो और अचानक से मिलता है अच्छा ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो समस्या का समाधान होता है वो हमको अचानक से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल के अनुसार 140 से अधिक आईक्यू वाला बच्चा क्या कहलाता है, मंद बुद्धि, पिछड़ा, प्रतिभाशाली, या औसत। तो जिस बच्चे की आईक्यू जो है वो 140 से होती है या ज्यादा होती है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है, सतत मतलब लगातार, जो लगातार होता रहता है। तो वार्षिक परीक्षा क्या लगातार होती है, नहीं, साल के अंत में होती है। इकाई परीक्षण, हाँ, हर इकाई के बाद होती है। पोर्टफोलियो जो रहता है टीचर शुरू से बनाता है और पूरे साल का वो बनाता है। ऑब्जर्वेशन अवलोकन भी वो साल भर करता रहता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षण की प्रयोजना विधि किस दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित है, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, या आदर्शवाद। तो नाम से ही देख सकते हैं कि प्रयोजना विधि है तो प्रयोजनवाद से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ या स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है, तो स्कैफोल्डिंग किसको बोला जाता है, जैसे हम लोग घर की ढलाई करते हैं तो नीचे सेंटरिंग करके डंडा लगाते हैं ना, मचान देते हैं, उसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, की जब तक नहीं आता है तो आप अस्थायी सहायता दो, और जब सीख जाएगा तो उस सहायता को हटा दो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठिनाई के समय दी जाने वाली अस्थायी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी का क्या महत्व है? बच्चों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार शिक्षण योजना बनाना, सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ध्यान देना, पाठ्यक्रम को कम करना। तो केवल वाला हटा दो, सबको एक तरीके से पढ़ाओगे तो व्यक्तिगत कैसा हुआ, पाठ्यक्रम को कम करके हम क्या ही कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन, सॉरी, द्विकारक दिया है बिने ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा में खेल विधि का क्या महत्व है? तो खेल विधि का क्या महत्व है? केवल शारीरिक विकास, समय बिताने के लिए, शिक्षकों को आराम देने के लिए, या तनाव मुक्त वातावरण में स्वाभाविक रूप से सीखना। तो केवल वाला काट दो, समय बिताने के लिए खेल नहीं करवाना है और शिक्षकों को कभी आराम नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर आप जान लो कि अगर सीडीपी में पॉजिटिव आंसर मांग रहे हैं तो शिक्षक को जहाँ पर सबसे कम काम ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसको लेना, और अगर नेगेटिव मांग रहा है तो जहाँ सबसे कम काम करना पड़ रहा है उसको लेना। तो यहाँ पे पॉजिटिव मांग रहे हैं तो ज्यादा काम करने वाले नहीं है, कम काम करने वाला है, तो ये कट हो जाएगा। तनाव मुक्त वातावरण में स्वाभाविक रूप से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार आवास एकोमोडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? केवल नकल करना, नए अनुभव के कारण पुरानी मानसिक संरचना में बदलाव, पुरानी चीजों को भूलना, पुराने विचारे में नए विचारों को मिलाना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नए अनुभव के कारण जो पुरानी संरचना है उसको थोड़ा सा बदलोगे और उसके बाद नया लाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है? गणित का एक तय सूत्र लगाना, तो एक तय सूत्र लगाओगे तो कहाँ पे डाइवर्ज हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, गलत। पहाड़ी याद करना भी कोई मतलब नहीं है। एक समस्या के कई संभावित समाधान सोचना, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचना, थिंक सोचना। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप सोचते हो कि हाँ इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार को सुधारने के लिए दी गई मुस्कुराहट या शाबाशी क्या है? तो जब मुस्कुराओगे आप तो वो तो सामाजिक पुनर्बलन होगा, नकारात्मक होगा, दंड होगा या प्राथमिक होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पुनर्बलन। आप हंस करके उसको बोलोगे कि सही करो। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था किस स्तर में आती है? उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, अमूर्त स्तर या पूर्व पारंपरिक? सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर में बच्चे को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था आ जाती है। नेक्स्ट है, आरटीई 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है? तो आरटीई 2009 के अनुसार बोला गया है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? कैटल, गिलफोर्ड, बिने या थर्स्टन? तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? सभी का समावेशन, प्रतिस्पर्धा, समानता या स्वच्छता? तो सभी को इंक्लूड करना, सभी का समावेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है, सीखने के सूक्ष्म शिक्षण एक चक्र में पुनः योजना के कितना समय लगता है? तो सीखने का जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो 36 मिनट का होता है, जिसमें 12 मिनट जो होता है वो आपको रीप्लानिंग के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करना सीख जाता है? तो बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 साल में चीजों को वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना सीख जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो एनईपी 2020 बोलता है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए या स्थानीय भाषा। हिंदी नहीं देंगे क्योंकि हिंदी हर किसी की मातृभाषा नहीं है, तो इसमें मातृभाषा को लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इनाम पाने के लिए पढ़ना, सजा से बचने के लिए होमवर्क करना, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना, या मजे और अपनी रुचि के लिए पेंटिंग करना? तो जब हम इनाम पाने के लिए सोचते हैं तो इनाम हमको बाहर से मिलेगा, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। सजा से बचना है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है कि हमको बचना है दंड से। कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना, ये भी आपका बाह्य है। और इंट्रिंसिक क्या होगा? अपने मजे के लिए। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले दी थी बिने और साइमन ने। और टर्मन ने क्या किया था? टर्मन ने 1908 में बिने और साइमन ने दिया था। और टर्मन ने फिर वो जो फॉर्मूला था ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसमें इसमें इंटू 100 करके इसने सूत्र दिया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना कि अवधारणा दी थी बिने और साइमन ने और सूत्र दिया था टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम आज के किस शिक्षण सिद्धांत के करीब है? पियाजे का स्कीमा, बांडुरा का अवलोकन, स्कैनर का पुनर्बलन या वाइगोत्स्की का जेडपीडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर का पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में पठार का क्या अर्थ है? तो सीखने का वक्र जो बनता है, तो जब भी कर्व बनता है, तो जब चीजें चेंज होती है तो वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा। अगर चेंज पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो वो ऊपर जाएगा, घट रहा है तो नीचे आएगा। पर पठार मतलब कि वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं होगा तब वहां पे पठार बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सीखने की प्रक्रिया में कोई सुधार ना होना, खत्म हो जाना नहीं लेना, कोई सुधार ना होना वो लेना, ताकि वो रुका हुआ हमको दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि, जब बच्चा रोता है, विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त समय, वृद्धावस्था या बीमारी का समय। तो संवेदनशील अवधि मतलब क्या हो जाता है कि विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, कौन सा शिक्षक केंद्रित शिक्षण का लक्षण है? सक्रिय अन्वेषण, समूह प्रोजेक्ट, व्याख्यान विधि या छात्रों द्वारा चर्चा। तो शिक्षक केंद्रित क्या होगा कि जब शिक्षक व्याख्यान देगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में निजी वाक, प्राइवेट स्पीच कब लुप्त होकर आंतरिक वाक बन जाती है? तो प्राइवेट स्पीच मतलब जब आप क्या कर रहे हो, खुद से बात करते हो, वो प्राइवेट स्पीच होती है। और आंतरिक वाक्य क्या होता है? जब आप अपने मन के अंदर बात करते हो। तो आप खुद सोचो कि कौन सी एज में आप अपने मन के अंदर बात करने लगते हो। तो ये शुरू हो जाती है 7 साल से। 7 साल से बच्चा जो अपने मन में बोलने लगता है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है? जब बच्चा खुद से बात करता है पर जोर जोर से बोलता है, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। लेकिन इंटरनल स्पीच क्या हो जाती है? जब बच्चा अपने अंदर बात करता है, बाहर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, कोहलर के प्रयोग में सुल्तान चिंपांजी ने केले प्राप्त करने के लिए क्या किया था? तो सुल्तान चिंपांजी के ऊपर कोहलर ने प्रयोग किया था। क्या किया था? उस चिंपांजी ने बक्से को एक के ऊपर एक रखा और उसके बाद उसने वो केले को लिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक बच्चा कहता है कि सूरज आज उदास है, ये पियाजे के किस विचार को दर्शाता है? तो सूरज आज उदास है मतलब उसने सूरज को क्या माना है? इंसान माना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, अहम केंद्रिता, जीववाद, पलटावी गुण या संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी, जीववाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एनईपी 2020 का रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? तो रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? केवल केवल काट दो, फेल पास वाला नहीं होता है। तो 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन सीडीपी के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि इससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपको ना भी मिले, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करके आपको समझ आएगा कि सीडीपी में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर नहीं भी मिलेंगे ना आपको एग्जाम में, बट इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियोस एग्जाम तक लेकर आते रहें और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।